अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो क्लास 8 का मैथ है उसका पेपर, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो है उसका जो पास पेपर है क्लास 8 का सेशन 2024-25 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, इसका सब्जेक्टिव पार्ट करना है। तो इसमें जो सेक्शन बी है उसमें उसने ये दे दिया कि अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सारे पार्ट करेंगे वन बाय वन। अब पहले पार्ट में कह रहा है द सरफेस एरिया ए, यानी एरिया ए की बात करता है, ऑफ अ क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड एल। मतलब यहाँ पे दो चीज वेरिएबल की बात करता है। एक बात करता है कि हमारे पास एरिया है और दूसरा हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब कह रहा है कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो लेंथ है उसका स्केयर है, स्केयर ऑफ द साइड लेंथ एल की जो एल है उसका स्केयर होगा, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्केयर बनेगा। एक तो ये चीज है। अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो लेंथ की वैल्यू दे रहा है, लेंथ यानी एल की वैल्यू, वो हमें क्या दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। जैसे जैसे स्टेटमेंट आप रीड करते हैं साथ साथ डेटा आप लिखते जाते हैं तो आपके पास आसानी से आगे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। जबकि जो एरिया है हमारे पास वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दे दिया। कह रहे एक फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग ए इनटू एल। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम ने क्या करना है कि इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते होते हैं, के लगा के ए इज इक्वल टू के एल स्केयर आ जाएगा, तो हमने के कांस्टेंट की वैल्यू पुट निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड एल आ जाएगा। फिर कहते हैं डिटरमिन द लेंथ साइड लेंथ। हमने कह रहा है कि आपने बताना है कि जो लेंथ है वो क्या होगी, कब, जब उसका जो एरिया है वो कितना हो जाए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ए दे रहा है, एल हमसे पूछ रहा है। जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में एल और दूसरा दे रहा है, हमें एरिया दे रहा है, एरिया भी दे रहा है और एल भी दे रहा है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि जी ये आ गया, देखिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आपने कर देना है। फिर देखिए आपने जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटा देना है, उधर इक्वल लगाना है और साथ जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगाते हैं तो कांस्टेंट के जो है कांस्टेंट लगाते हैं एल स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि एल की वैल्यू 3 है, ठीक है। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, 3 है, ठीक है। एल इज इक्वल टू 3 है और ए इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ये देखें ए इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो एल है वो हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब ये एल और इस एरिया की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो देखें ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल इसी तरह के, इसी तरह एल की जगह एल की वैल्यू, क्योंकि एल स्केयर है तो इधर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। फिर देखें जी, अब देखिए 54 इस तरह 3 3 जर क्या हो जाएगा, 9 9 के हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके देखें इसके नीचे डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब के की वैल्यू जो हमारे पास 6 आई है, आगे जो इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई की उसने बात की थी, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग ए एंड एल, सॉरी एक्स एंड वाई नहीं ए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल ए इज इक्वल टू, जहां पे जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारे पास है ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में ए इज इक्वल टू के की वैल्यू जो आई है वो पुट कर देंगे, के की वैल्यू 6 आएगी तो एल स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर, ये हमारे पास कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। पार्ट बी में कह रहा है कि क्या फाइंड करें, लेंथ फाइंड करें, फाइंड लेंथ। इसलिए हमने क्या लिख दिया, एल इज इक्वल टू फाइंड एरिया। देखें उसने हमें कितना दे दिया, एरिया उसने हमें दे दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं कि एरिया की जगह हमने क्या लिख लिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। हम लेंगे इक्वेशन वही जो इक्वेशन 1 थी, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, वही देखें हमने यहाँ पे ले ली, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब ए की जगह ए की जो वैल्यू है 600, वो ए की जगह पुट कर दी। के की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 6 है, 6 पुट कर दी एल स्क्वायर। इस तरह ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 6 1 ज़र 600 ज़र, तो इधर 100 बचेगा, इधर एल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे ना तो ये इससे कट जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। तो अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट के हमारे पास जो लेंथ एल है वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जो उसने कहा था कि लेंथ एल फाइंड करें, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का
क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कह रहा है इफ एक्सपेंसेस ई, यानी ई एक्सपेंसेस हैं, ऑफ अ लंच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ई जो है क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द नंबर ऑफ गेस्ट एन के, यानी जो एक्सपेंसेस हैं और नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर जो नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ेंगे, यानी जो मेहमानों की तादाद है गेस्ट की वो बढ़ेगी, तो लाजिम बात है एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। देन कंप्लीट द टेबल बिलो, ड्रा द ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एन। अब कह रहा है कि फिर आपने ना लास्ट में क्या करना है, ग्राफ भी ड्रा करना है ई और एन का। तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एन है, इसमें हमारे पास एन की वैल्यू 1, ई की वैल्यू क्या दी है 7। हमेशा इस तरह याद रखें कि जब भी आपको टेबल की शक्ल में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने करना ये होता है कि जो दो गिवन वैल्यू होती हैं वो पुट करते हैं इस रिलेशन में, तो आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। फिर कांस्टेंट जब आपके पास होता है तो फिर ये दोनों वैल्यू फाइंड करना इजी होता है। चलें ये देखें, E इज इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू N या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, E इज इक्वल टू देखो K, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हटा के इक्वल लगाया K और N। E की वैल्यू देखो उसने खुद बता दी 7 और N की वैल्यू क्या है 1 है। हमने क्या कर दिया कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें इधर देखो E की वैल्यू पुट करेंगे, इधर N की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 7 पुट कर दिया कि इसमें E की जगह, ये देखें E है, E है तो E की जगह देखो 7 आ गया इक्वल, और K इसी तरह आ गया, N है, N की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास K 1 ज़र K हो जाएगा, तो K की वैल्यू 7 आ जाएगी। नेक्स्ट आगे हमने उसे ये बताना है कि आगे हमारे पास ये है कि N की वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी है, N की वैल्यू 30 है, E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या बताया कि व्हेन N इज इक्वल टू 3 एंड K इज इक्वल टू 7, तो फिर N क्या हो। अब हमने दोबारा यानी कि हमारे पास जो है E इज इक्वल टू के एन हमारे पास इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू के एन। तो देखें E हमने फाइंड करना है इसी तरह, K की वैल्यू 7 है, 7 पुट की, N की जगह देखो 30 पुट के, 7 3 21, तो E की वैल्यू क्या आ गई 210। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E की वैल्यू क्या है जी 210 आ गई मेरे पास E की वैल्यू। अब मेरे पास क्या E की वैल्यू है, N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम लिखेंगे कि व्हेन E इज इक्वल टू 650, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है क्या आ जाएगा जी, E इज इक्वल टू के एन हमारे पास इक्वेशन है, तो E की जगह देखो 560 आ गया, K की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 7 है, N हमने फाइंड करना है, ये 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, 7 क्या हो जाएगा 8 ज़र 56, जीरो ऊपर चला जाएगा, तो N की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी। ये देखें जी N की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर बात आती है ग्राफ की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 6 ईयर्स। अब ये देखो ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ये हमें यानी कि अमाउंट बता रहा है, ये टाइम 3% पर एनम का मतलब होता है एक साल में 3% देना पड़ेगा कंपाउंड एनुअली। अब हमने इसमें क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है सालाना। अब हमारे पास क्या है कि ये देखें जी, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमें उसने क्या दे दिया 50,000। ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल उसने हमें क्या दे दिया 50,000। आगे जो है नंबर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये देख सकते हैं कि उसने क्या है 6 ईयर्स दे दिए। r जो है वो कितना आ जाएगा 3, यानी कि पर एनम, यानी r रेट की बात है 3% पर एनम आ रहा है। और तो फार्मूला हमारे पास क्या लगता है जी, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू एन, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगता है। a इसी तरह p जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या है, देखिए 50,000 है वो पुट कर दी, 1 इसी तरह प्लस 3 आर की वैल्यू देखो क्या है जी 300, और एन हमारे पास क्या है जी 6 है, देखो 6 आ गया। अब ये हुआ कि इसमें हमारे पास 101 देखो एलसीएम लेंगे ना, 100 एलसीएम ले लेंगे। अब इस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, जिस नीचे के नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो वहाँ उसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला 100 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 100 1 ज़र 100 प्लस ये देखो 3 आ गया। फिर हमने क्या करना है, दोनों को ऐड किया, 100 एंड 3 डिवाइड बाय 6 आ गया। फिर देखो 100 3 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.06 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर से ये वैल्यू जो है ना क्या करनी है, निकालनी है। कैसे, देखिए इसके ना दूसरा निकाल लेनी है, दूसरा ये ब्रैकेट लगानी है, फिर आगे वैल्यू टाइप करनी है, ये ब्रैकेट लगानी है, और ऊपर इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या डाल देना है 6। जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अच्छा, अभी मैं ना आपको कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकाल के भी बता देता हूँ। ये तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप के पास कैलकुलेटर में भी इस तरह की ब्रैकेट गिवन होती है।
ये देखिए स्टार्टिंग ब्रैकेट मैंने लगा दी, ये देखो ब्रैकेट लग गई, आगे मैंने वैल्यू पुट करनी है कौन सी 1.03, देखो 1.03 और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज भी कर दी। ये देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, आगे ब्रैकेट लगाई, आगे वैल्यू जो टाइप की और बंद कर दी ब्रैकेट। अब इसका ना एक्सपोनेंट, वैसे वहाँ आपके पास एक एक्सपोनेंट का ऑप्शन होता है, मैं इधर इसकी हेल्प ले लेता हूँ एक्सपोनेंट के लिए। ये देखिए ये इसने वैसे स्केयर ले लिया, लेकिन मुझे स्केयर नहीं चाहिए ना, स्केयर नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स जाता हूँ और इस पावर को 2 के बजाय 6 करके देखो ये तो अब देखें मेरे पास क्या आ गया 1.19405। तो ये देखें 1.1941 है ना, तो देखो 41 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि देखो 4 के बाद क्या है मेरे पास 0 आ रहा है, तो ये इस 5 की वजह से इसको मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। अब इसी वैल्यू को फिर बाद में हमने क्या करना है 50,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा कि ये टोटल वो अमाउंट आई है जिसमें प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है ना वो दोनों हमारे पास इसमें क्या है ऐड हुए हैं। तो ये टोटल अमाउंट आई है, इसमें हमने क्या करना है कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो हमने निकाल देना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने क्या कहा था कि हमने क्या करना है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी वो और इंटरेस्ट दोनों ऐड है, इसलिए हमने इस टोटल अमाउंट में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकाल देनी है। तो हमारे पास पीछे 5009 ये क्या आ गया जी 597, ये जो वैल्यू आई है ना इससे 50,000 माइनस करना है तो 9,702.615 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास क्या आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाता है। तो ये जो टोटल अमाउंट निकली थी इसमें आपके पास क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड जो इंटरेस्ट होते हैं वो दोनों होते हैं, तो इस वजह से टोटल अमाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देते हैं, जो पीछे बचता है वो आपके पास बच जाता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे यानी कि इसकी बनेगी शेप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसका आ गया ना जी 4। अब वो कह रहा है कि एक बंदा है, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ ₹70,000 इन अ बैंक। अब एक बंदे के पास कुछ जो 70,000 बैंक में कहते हैं कि जी पड़े हुए हैं। डिवाइड द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, 2 sons and a daughter according to the Islamic law of inheritance। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये होता है कि जो बेटा होता है ना सन, उसको क्या मिलता है उसकी रेशो होती है 2, जबकि जो डाटर होती है ना बेटी होती है उसकी होती है 1, यानी कि बेटी को अगर बेटे को 2 मिलता है तो बेटी को 1 मिलता है, आधा मिलता है, ठीक है। और अगर जो है किसी भी विडो के जो बच्चे हों यानी औलाद हो तो फिर उसकी सूरत में उसको 1/8 ऑफ टोटल मिलता है, ठीक है जी। तो अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आगे है जी। अभी हमने देखा जी टोटल वेल्थ जो है हमारे पास उसने हमें खुद बताई है कि कितनी है जी 70 है। तो टोटल देखें ये देखें 70,000 टोटल है, तो इसलिए हमने बता दिया कि हमारे पास जो टोटल वेल्थ है वो 70 है। विडो का जो शेयर होता है वो क्या होता है 1/8 ऑफ टोटल होता है, यानी 1/8 ऑफ टोटल है। तो इसलिए 1/8 ऑफ टोटल जो वेल्थ है उसका, तो ये 8,750 इस विडो को मिल जाएगा, यानी उसकी बेवा जो है उसको मिलेगा। अब दी रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, टोटल कितनी थी 70,000, जिसमें से उसने बेवा का हिस्सा 8,750 निकाल दिया, तो 61,250 बच गए। अब ये वो अमाउंट है जो क्या करनी है दो बेटे और एक बेटी को देने। तो लाजिम बात है फिर जो बेटे और बेटियों का होता है हिस्सा, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं रेशो उमंग चिल्ड्रन, के बच्चों में जो रेशो है वो क्या होती है 2 sons एंड अ डॉटर है, इसलिए ये पहले बेटे का रेशो, दूसरी बेटी की रेशो और ये डॉटर की, यानी बेटे के लिए 2 लगता है और डॉटर के लिए बेटी के लिए 1 लगता है। फिर आपने सम ऑफ रेशो निकालनी, इन जो रेशो होती है इनको ऐड करना होता है, 2 + 2 + 1 2 + 2 4 और 1 5 हो गया। जब आपका सम ऑफ रेशो आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि उनका निकालना है हर एक का शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे को कितना मिलेगा, बेटे का शेयर कितना है 2, सम ऑफ रेशो कितना है जी 5 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो जो बेटे का रेशो होती है वो 2 होती है, बेटे की रेशो 2 होती है, और इसके नीचे क्या आता है सम ऑफ रेशो जो हमने अभी निकाला है दैट इज 5, इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब फिर आपने क्या करना है कि इस 5 को इस पे डिवाइड करना है, जो क्या आ गया 12,250,
फिर उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करने तो शेयर ऑफ ईच सन 24,500 यानी कि ये हर दोनों बेटों को मिलेगा, दोनों को इतने इतने मिलेंगे। ईच सन का मतलब है कि पहले बेटे को भी 24,500 और दूसरे बेटे को भी 24,500, दोनों को 24,500 अलग अलग मिलेगा। ये दोनों का शेयर नहीं है, ये एक बेटे का है, दूसरे को भी इतना मिलेगा और बेटी को इसका हाफ मिलेगा। तो 24 का हाफ 12 होता है, तो 5 का 250, तो देखें 12,250 आ जाएगा। ये देखें शेयर ऑफ ईच डाटर, तो डाटर का क्या शेयर लगता है 1, उसके रेशो 1 होती है, सम ऑफ रेशो क्या होता है 5, इसको डिवाइड करेंगे 12,250 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास ये जो बेटों का शेयर आ गया और ये देखो बेटी का आ गया और इधर देखो ये विडो का आ गया। इन सारों को जमा करेंगे 12,250 और 24,500 को 2 दफ़ा ऐड करेंगे क्योंकि 2 बेटे हैं, ये एक बेटे का हिस्सा है और ये 8,750 करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर है इसका आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी 5, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। ये देखो उसने हमें क्वेश्चन दे दिया 2w + 3x इंटू w - 5x - 3w + 7x इंटू w - 7x। इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई यानी इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं नोट्स को। अब हमारे पास ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसकी सिंपल क्या होनी है जी, मल्टीप्लिकेशन होनी है। ये देखें इसको आपने क्या करना है जी, 2 को इस w से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इसी तरह आ जाएगा, w 1 और 1 पावर 2 आ जाएगी। ये देखें इस 2 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 सर देखिए 10 आ गया और ये w और ये x आ गया। 3 को इस w से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा और ये w और ये x wx हो जाएगा। ये 3 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्लस माइनस -3 5 सर 15 x और x x²। अब देखिए ये माइनस ब्रैकेट, देखिए इस 3 को इस क्या करना है w से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 3w और w² और देखो 3 7 जर के आ जाएगा 21 और w और x आ जाएगा। 7 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7, wx से मल्टीप्लाई होगा तो wx, प्लस माइनस देखो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस और 7 7 जर 49 और x²। अब देखिए ये 2w इसी तरह आ गया, 10 में से 3 निकाल देने क्योंकि ये भी wx है, ये भी wx है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन होगी। 10 में से 3 गए 7, 10 बड़ा है, माइनस का साइन लगा दो। ये 15x², इस तरह माइनस ऐसे 3w इसी तरह आ जाएगा स्क्वायर। 21 में से 7 गए 14 बचेगा क्योंकि ये भी wx की वैल्यू है, ये भी wx की वैल्यू है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन होनी है तो हमारे पास 14 बनेगा और wx आ जाएगा और ये 49 इसी तरह आ जाएगा। इससे नीचे वाले स्टेप में हमने ये किया कि ये वाली वैल्यू ये और ये सेम आई, सिर्फ क्या हुआ कि इस स्टेप में ये साइन माइनस का है तो इस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस इस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यू x² की है, एक हमारे पास देखिए 49x² है, ये देखिए मैंने 49x² लिख दिया। दूसरा हमारे पास देखो 15x² है, x² को x² के साथ लगे। ये देखें जो w है -3w² और ये भी w² है, तो ये देखिए w वाली 2 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यानी इससे मैच कर रही है, तो ये देखो इधर आ गई और लास्ट में हमारे पास -7wx और ये 14wx, ये दोनों वैल्यू आपस में लाइक टर्म है, तो ये देखो 14 के साथ ये 7 आ गया। 49 में से 15 गया 34 बचेगा, 2 इसमें से माइनस कर दो, 3 में से तो सिर्फ -w बचेगा और 14 में से 7 गया तो पीछे क्या बचेगा 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा जो 5 वाला है। अब देखिए 6 वाले में क्या है, 6 वाले में कह रहा है इफ 2 × x - y का होल स्क्वायर अगर 116 हो और xy = 24 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² और y²। अब इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, x² और y² की फाइंड करनी है। तो ये देखें क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये अब से ये क्वेश्चन आ गया जी, लिख लिया। अब ये जो 2 है इधर ये यहाँ तक सारी वैल्यू हमने लिख दी जो गिवन डेटा है यहाँ तक। अब देखिए इसका अपने ये जो 2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पे आके 116 के नीचे देखो डिवाइड हुआ, ये वाला 2 इस 116 के नीचे डिवाइड होगा, इसलिए 116 डिवाइड बाय 2 ये आ गया। x - y का जो होल स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है, जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास x² + y² - 2xy, समटाइम हम ऐसा भी लिखते हैं x² - 2xy + y² भी लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला बाद में और ये पहले लिखते हैं तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 5 * 10 और 2 8 तो ये देखिए 58 आ गया x² और y²।
अब देखिए -2 इसी तरह आ गया, इस एक्स वाई की जगह जो उसने एक्स वाई की वैल्यू 24 दी हुई थी, इसलिए इस एक्स वाई की जगह 24 आ गई। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब ये -48 देखें इस साइड पे आके क्या हो गया, 48 ये प्लस हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो 106 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें चाहिए था, यही चीज़ हमें चाहिए थी और ये हमने निकाल ली। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसका जो क्या है कि ग्राफ है, फिर इसमें ना पॉइंट ड्रा करने के कौन सा कहाँ पे लायक आ रहा है। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम वन बाय वन देखेंगे। पहला पॉइंट ए है, ये देख सकते हैं। अगर देखें, अगर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है तो ये 3 है, देखो ना ये 3 है, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो इसलिए इसके साथ में 3 लिख देता हूँ। फिर y देखो, ये देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ तो 1, तो ये इसकी 1 आ गई, तो ये a आ गया। फिर b देखते हैं कि b हमारे पास कहाँ पे, b ये पे। अब देखें b बिल्कुल इस y एक्सिस की लाइन के ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी, देखें ना बिल्कुल 0 के ऊपर है, तो और y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। देखो b भी आ गया। फिर देखें c ये वाला पॉइंट है। अब देखिए सी में आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो x ये देखिए -2 है, देखिए -2 लिख दिया। y जो है ये देखें इसके सामने c है, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, वो लिख दी। यानी देखो ये x के बिल्कुल ऊपर है, और इस यानी कि -2 के बिल्कुल ऊपर है, और इस 2 के बिल्कुल सामने, तो -2 और 2। फिर देखें सी के बाद पॉइंट डी में देखें ये x की वैल्यू तो -3 है, लिख दो जी -3, लेकिन क्योंकि x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है इसलिए y की वैल्यू 0। जैसे y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट था, तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पॉइंट होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा तो y 0 होगा। डी के बाद पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट है जी ई। इसमें देखो जो ई है, ये वैल्यू देखो ना क्या है जी, -1 -2 -3 -4, x की वैल्यू क्या है जी, -4 है। y सॉरी ये तो y की वैल्यू थी, x की वैल्यू -2 है, ये देखिए ना -2 के बिल्कुल नीचे, तो ये आ गया जी -2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, -4। ई के बाद देखो जी एफ, ये वाला एफ ये वाला पॉइंट है, देखो जी एफ में देखो बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो y है उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। एफ के बाद देखिए जी जी में हम आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, x ये है 2 से बिल्कुल नीचे है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर इधर देखो y पे किधर है, ये देखो बिल्कुल 3 के सामने है, तो 3 लिख लो, लेकिन ये नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव होता है, तो ये जो लाइन होती है ना, यहाँ से ऊपर y पॉजिटिव होता है, और यहाँ से नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से इधर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर x क्या होता है, नेगेटिव होता है। h जो है, h ये वाला पॉइंट है, और सिंपल लाजमी बात है, ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू तो 2 आएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें तो सिंपल ये पॉइंट ढूंढने थे, वो हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ये वाला, अच्छा इसमें देखें वो ये कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल फॉर द इक्वेशन 2x + y = 2। ये उसने हमें क्या दे दी, एक इक्वेशन दे दी, जबकि कह रहा है कि जो रेंज है ना, इसने हमें बता दिया कि जो ड्रा करना है ग्राफ, वो क्या होना चाहिए कि -4, 0 और 4 ये होना चाहिए, कि आपने x की वैल्यू को -4, 0 और 4, मतलब ये 3 वैल्यू पुट करेंगे, ये पॉइंट आ जाएंगे, और फिर हमने क्या करना है कि इसको ग्राफ पर ड्रा करना है। तो अभी देखें, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये देखें मैंने सॉल्व किया है, सिंपल, यानी 2x + y = 2 एट x = -4। तो इस x की जगह ये देख सकते हैं, इस x की जगह मैंने ये 2 ऐसे ही आ गया, ये वाला 2 ऐसे ही आ गया, इस x की जगह ये -4 + y इसी तरह आ गया = 2। 4 2s are -8 y, और ये देखो -8 इधर आके ऐड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। फिर एट x = 0, क्यों, इस 0। अब देखो इधर क्या आया, 10 आ गए, -4 पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 10। अब देखो 0 कौन सा, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 0 पे, तो देखो x की जगह 0, ये देखिए ये 2, इस x की जगह 0 + y और = इसी तरह ये 0 हो जाएगा, ये y, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये लिख देते हैं y की वैल्यू 2। अब एट 4, तो यहाँ पर ये देखें 2, इस x की जगह आपने 4 पुट किया, प्लस y और 2 इसी तरह, 2 4s are 8, ये 8 उधर जाकर माइनस होगा, तो 8 में से 2 गए तो -6, तो 8 बढ़ा है तो -6 लगेगा। ये देखिए हमारे पास -6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक टेबल कंप्लीट करना था, वो कर लिया, फिर हमारे पास आ जाता है कि इसका ग्राफ ड्रा करें। देखिए टेबल कंप्लीट हो गया, ग्राफ अब आपने बनाना है। ग्राफ जो है हमारे पास, ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, सही है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका मैंने स्केल ये लिया कि 1 बिग बॉक्स को मैंने 4 यूनिट का है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, फिर ये देखो 8 है, और इधर देखो ये -4 -8, इस यहाँ 4 8 10 सॉरी 4 8 12, तो बीच में 10 आ गया। ये देखो -4 -8, तो अब देखिए 10 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 4 कहा है, तो लाजमी बात है अगर 8 है और 8 के बाद 12 है, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह
4 है और 8 है, तो उसके दरमियान में 5 बॉक्सेस के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों का हाफ जो है वो 4 और जो 8 है उन दोनों का, यानी 4 और 8 का हाफ 6 होता है, तो लाजिम बात है इन दरमियान में बॉक्सेस भी कितने होंगे, 5 के बाद 6 आएगा। अब जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो देख सकते हैं -4 और क्या है 10 है। तो देखिए हमारे पास -4 x की वैल्यू, ये देख सकते हैं -4 है, -4 के बिल्कुल ऊपर और 10 के बिल्कुल सामने ये -4 और 10 आ गए। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है 0 और 4 है, 2 है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। तो ये देखें y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 इस बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है ना x की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 4 और y की -6, तो x की वैल्यू +4 ही है और -6, यानी इस तरह से बिल्कुल सीधा नीचे आना है और -6 के बिल्कुल सामने। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू देखो बिल्कुल 4 के नीचे और -6 के सामने, तो ये 3 पॉइंट बने और ये सिंपल क्या हो गया जी, ये एक ग्राफ बन गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी कंप्लीट। अभी जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है 2 × x - 5 लेस देन इक्वल टू -x कह रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी के, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि जी क्या है। अभी ये क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले क्या किया कि इस 2 को मैंने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, इस 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, बाकी ये वाला लेस देन इक्वल टू और 2 - x इसी तरह आ गया। अब देखें ये 2x इसी तरह, ये जो -10 है ये इधर आ गया और ये -x इधर आ गया, ये -10 इधर आके +4, ये -x इधर आके +4, 3 + 1 कितना, सॉरी 2 + 1 3x हो गया और 2 + 10 क्या हो गया जी 12। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आके क्या करा दो डिवाइड। फिर देखें 3 का टेबल क्या होगा, 3 4 टाइम, तो x लेस देन इक्वल टू 4। फिर उसने क्या कहा था कि नंबर लाइन पे ड्रा करें। ये देखें हमने एक नंबर लाइन बना ली, 0 से इधर हमने 6 नंबर लिख लिया और 0 से इधर हमने -4 नंबर लिख लिया। यहाँ से इस तरफ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 से इस तरफ क्या होते हैं, सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। अब क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है 4, कि जो 4 है लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 उसमें इंक्लूड है। अब हमने क्या किया कि 4 था तो इसलिए हमने इसके ऊपर यानी एक सर्कल लगाया और फिर इसका मुंह इस तरफ किया कि जितनी भी x की वैल्यू होंगी वो 4 से छोटी होंगी और इस तरफ सारी वैल्यू आती जाएंगी। इसलिए फिर अगर ये u लिखा होता x लेस देन क्या होता है 4 होता, तो फिर हम इसको ऐसे सर्कल गोल सा बना देते और ऐसे लाइन लगा देते, फिर इसको हम शेड ना करते। ठीक है, इसको हमने शेड इसलिए किया क्योंकि इसके नीचे इक्वल का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू, यानी ये 4 इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब है कि 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, बनेगा 4 के सर्कल उसके ऊपर ही आपने बनाना है, लेकिन शेड नहीं करना, सिर्फ ये फर्क है। बस ये इतना ही सवाल था। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास ये है कि m(n) 2/3 डिवाइड बाय m की पावर 2/3 n की पावर 1/3 और होल पावर क्या है इसकी जी 2 है, और कह रहा है कि राइट सिंप्लीफाई राइट आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, यानी इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए। सिंपल बात ये कह रहा है। ये देखिए जी हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए m और n होल पावर 2/3 है, तो m की पावर क्या होगी 2/3 भी आ गई और n की भी पावर 2/3 आ गई। ये देखें ये जो बाहर वाला 2 है 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 से भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, तो ये तो सेम ऐसे ही दोनों m और n आ गए। इधर देखो ना m की पावर 3/2 बचा और n की पावर 2 1 ज़र 2/3 है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं इसलिए आपने m को एक बार लिखना है और m की पावर जो है वो लिख दी 2/3, सही है। और ये भी तो देखो ना 3/2 है, तो ये वाली पावर इस m पे आएगी तो माइनस हो जाएगी क्योंकि m और m आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने इसलिए m को आपने एक बार लिखा पहला एक्सपोनेंट और ये वाला आके माइनस कर दिया। फिर देखो आपने n लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, n आ जाएगा, n का जो पहली वैल्यू है वो लिख देनी है और फिर जो दूसरी वैल्यू है वो लिख देनी है। ये देखिए 2/3 और -2/3 ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट के, तो इसकी पावर 0 बचेगा। लेकिन इधर 3 2 ज़र 6 आपने क्या ले लेना एलसीएम। ये देखिए 3 2 ज़र 6 एलसीएम आ गया। फिर आपने क्योंकि जब दोनों नंबर मिलकर, दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों मिलकर एलसीएम बने तो फिर बहुत आसान होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 2 ज़र 4 और 3 3 ज़र 9, ये तब होता है जब ये दोनों नंबर प्राइम हो या दोनों मिलकर एलसीएम बनाए। तो ये देखो दोनों ने मिलकर एलसीएम बनाया 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 ज़र 4 और 3 3 ज़र 9। अब देखें 9 में से 4 गए तो 5 बचा, तो 9 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा और n की पावर 0, जब भी किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 होता है। अब उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव इंडेक्स होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम इसको नीचे ले गए।
एक तो ये क्वेश्चन ये वाली साइड यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि जब आप इस स्टेप में पहुंचते हैं, ये नीचे वाले को भूल जाएं, इस स्टेप में तो ये वाली दोनों वैल्यू देखो मैंने इधर लिख दी, m की पावर 2/3 n की पावर 2/3, डिवाइड है तो लाइन लगाकर इन दोनों वैल्यू को नीचे लिख दें। उससे क्या होगा कि ये दोनों बिल्कुल n की पावर 2/3 n की पावर 2/3 सेम है, कट जाएगा, सिर्फ m बच जाएगा। तो फिर m को आपने एक बार लिखा, देखो 2/3, ये नीचे जो 3/2 है, जब ये पावर ये वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ना, ये जो स्टेप हमने यहाँ पे किए वो सारा फिर इसी तरह ही है, लेकिन 3 2 6 एलसीएम लिया तो 2 2 4, 3 3 9, 9 में से 4 गए, 5 क्योंकि माइनस है इसलिए से 1 डिवाइड बाय m की पावर 5/6 कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था जी हमारे पास सेक्शन बी वो हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन जो सी है उसमें वो ये कह रहा है हमारे पास कि सेक्शन सी में वो ये कहता है Boyle's law states that the pressure P, इन P की बात करते लिख लो, that is Pascal, is of a fixed mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the volume V। मतलब ये कह रहा है कि जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। तो इसलिए क्या आ जाएगा, P प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालने और 1/V कि जो Boyle's law कह रहा है, ये कहता है कि जो फिक्स मैस और जो गैस है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है, dm³ है। द प्रेशर देखो P की वैल्यू हमें दे रहा है, P इज इक्वल टू 4000 dm³ ऑफ अ गैस इन अ एयर टाइट कंटेनर इज 250 PA। PA क्या है, देखो PA पास्कल का यूनिट है यानी प्रेशर है, तो इसलिए ये P की वैल्यू है। वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, कह रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फाइंड, अब देखो ना ये तो पास कर रहा है, हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, अब अदरवाइज मैं आपको ये सारा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता, तो हमें सिर्फ सिंपल रहना है, जो इनका प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहले में कहते हैं नेक्स्ट आगे जो बात कर रहे हैं, अब ये दो उसने वैल्यू दे दी, एक देखो P की दे दी और दूसरा उसने क्या दे दी, ये V की, सॉरी द प्रेशर ऑफ, अच्छा ये V है, सॉरी प्रेशर ये है, ये देखो ना V है। V कैसे मुझे पता चला, V क्योंकि ये dm³ है, तो ये किसका यूनिट होता है, V का। प्रेशर ये है, इज, वो कह रहे हैं द प्रेशर इज 250। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये दो वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी, और फिर हमारे पास देखो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस वॉल्यूम इतना हो, यानी ये V की वैल्यू इतनी हो तो P की कितनी होगी, और अगर कह रहे हैं P इतना हो तो V कितना होगा, यानी इसमें V इधर बता दिया और P हमने फाइंड करना है, और इसमें P उसने हमें बता दिया जबकि V हमने इसमें फाइंड करना है। तो चलें अब ये देखें क्वेश्चन, वो रिलेशन हमने बना लिया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, साइन प्रोपोर्शनलिटी हटा के K लगा देना है। फिर देखो P की वैल्यू 250 और V की वैल्यू 400 उसने हमें दे दी, ये P है, ये 250, इस P की जगह आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। फिर आगे K, इसी तरह K 1 ज़र K हो जाएगा, और नीचे V है, V की जगह आपने 4000 पुट कर देना है। ये 4000 K के नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, K इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 4000 लिख दें, या आप क्या करें, K इज इक्वल टू 1 मिलियन आई थिंक बनता है, ये लिख दें दोनों, लेकिन ये लिखने से ज़्यादा बेहतर है, इसकी कैलकुलेशन ईजी होती है, तो इसलिए मैंने इसको इस शक्ल में भी लिख दिया, इसमें जो आपको ईजी लगता है बता दें। नेक्स्ट पार्ट 1, पहला तो ये जो दो वैल्यू हमेशा, आप जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें एक चीज ये होती है कि आपको पहले दोनों वेरिएबल यानी P और V दोनों वेरिएबल हैं, तो पहले स्टेप में दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, जैसे ये देखें V और P दोनों की गिवन है, इन दो वेरिएबल की हेल्प से आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर वो क्या करता है, आगे जाकर ना वो वेरिएबल को चेंज कर देता है। अब देखें जो V है वो कह रहा है कि V पहले 4000 था ना, अब कह रहा है अगर 5000 हो तो बताएं कि P क्या होगा। तो लाजमी बात है, अगर V को उसने क्या कर दिया, 4000 से 5000 यानी इंक्रीज कर दिया, V को उसने इंक्रीज कर दिया, तो लाजमी बात है P की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरे के डिक्रीज होता है। इसका डेफिनेटली आंसर आपका जो आएगा वो 250 से कम ही आएगा। ये देखें हमारे पास P है, P हमने फाइंड करना है, तो P इसी तरह, K की वैल्यू देखो ये वाली मैंने 250, 400 और नीचे 5000। अब देखो 1 2 3, ये 3 जीरो इससे कट गए, 5 5 ज़ा 25, ये जीरो ऊपर चला गया, तो क्या बचा 50 और ये 4, तो देखे प्रेशर जो है वो 200 पास्कल आ गया। ये देखें जब उसने वॉल्यूम को बढ़ाया था 4 से 5000 किया था तो प्रेशर कम होगा, 250 से 200 हो जाएगा, कम हो गया प्रेशर। उसकी वजह यही है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
नेक्स्ट में अगर देखें हम इसमें का पार्ट 2 कहते हैं वॉल्यूम, जबकि प्रेशर इतना है, यानी इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर उसने हमें दे दिया। तो अब अगेन देखो प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम यानी कि V हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा दिया P इज इक्वल टू के ओवर वी। P की जगह देखो 125 इज इक्वल टू K की जगह वही जो ऊपर वैल्यू हमने फाइंड की थी 250 इंटू 4000 वो पुट कर दी V इसी तरह। अब V को 125 की जगह ले आए और इसको इसके नीचे ले आए। अब देखो 125 का टेबल 250 पे 2 टाइम जाता है, यानी ये देखो ये हाफ है तो इसका ये डबल होता है, तो इसलिए 125 1 जार 125 2 जार, ये 2 आ गया, ये 4000, तो 2 4 जार 8000 हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है अ फ्रैक्शन इक्वल्स 2/5 when 12 is added to both numerator and denominator। अब कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 12 को ऐड कर दिया जाए तो ये इसकी इक्वल हो जाती है। ये पहला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक करता हूँ। अ फ्रैक्शन इक्वल 2/5 होगी, कब होगी, जब उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 12 ऐड करें। तो पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन है नहीं, हम लेट करेंगे, इसलिए हमने लेट कर लिया। ये देख सकते हैं कि हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू a ओवर b अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में नोमिनेटर में भी 12 ऐड करो और ये नीचे डिनोमिनेटर होता है इसमें भी 12 ऐड करो तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो इक्वल होती है 2/5 के। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साथ दोनों लिख रख लेता हूँ ताकि दोनों को समझ आए। ये देखें, अ फ्रैक्शन इक्वल टू 2/5 कब, व्हेन 12 इज एडेड, यानी फ्रैक्शन a ओवर b था तो 12 इज एडेड किसके, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले के साथ भी 12 ऐड करो, नीचे वाले के साथ भी 12 ऐड करो तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाएगी 2/5 की। तो यही वजह है कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास फ्रैक्शन थी a ओवर b, तो a के साथ भी 12 ऐड किया, b के साथ भी 12 ऐड किया। कह रहे हैं जब 12 ऐड करोगे तो आपके पास 2/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूं और यूं, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया a प्लस 12 से और b प्लस 12 से 2 मल्टीप्लाई हो गया। ये 5 a हो जाएगा, 5 12 जार 60 हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 12 2 जार 24 हो जाएगा। अब 5a इसी तरह ये 2b इधर आके माइनस हो गया, 24 इसी तरह ये 60 इधर जाके माइनस हो गया। तो ये देखो 60 में से 24 माइनस करेंगे -36, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक पहली इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब कह रहा है कि इट इज इक्वल टू 4 व्हेन 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि अब पहले जहां पे आपने 12 को क्या करना है, ऐड करना है, कह रहे हैं अब 12 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2/5 की जगह 4 आ जाएगा। तो वही हमने किया कि जो सेकंड कंडीशन है ए में यानी कि नोमिनेटर में भी क्या किया, 12 को सब्ट्रैक्ट कराया, डिनोमिनेटर को भी 12 से सब्ट्रैक्ट कराया और जो फ्रैक्शन है वो 2/5 की जगह 4 की इक्वल आ गई। अब a - 12 इसी तरह ये देखो 4 के साथ ये आके मल्टीप्लाई होगा, 4b के साथ मल्टीप्लाई होगा 4b और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस b को इस तरफ ले आओ और इस 12 को इस तरफ ले आओ। तो जब -48 से 12 निकाल दें तो -36 और ये आ जाएगा a - 4b। अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशन नजर आ रही है, ये देखें 5a - 4b और a - 4b। अब आपके पास दो चार तरीके हैं। अगर इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो a और a है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जो कि हमने 4e में हम पढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो b की वैल्यू 2 2 जार 4 हो जाएगी और ये देखें 2 2 जार 4, तो b जो वेरिएबल है ये सेम हो जाएगा। तो इस स्टेप में मैंने b को सेम किया, क्या लिखा, बाय मल्टीप्लाइंग, ये देखें बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये दोनों तरफ क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करा दो। ये देखें 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, ये देखें 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 2 36 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -72, यानी इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 5 जार 10 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा 10 और 4 भी, और जो 36 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72। ये मेरे पास जो है थर्ड इक्वेशन आ गया। तो अब मेरे पास असल में ये दोनों इक्वेशन जो है वो मेरे काम की हैं। तो इसमें देखो इसमें भी मेरे पास -4 भी है, इसमें भी -4 भी है, तो 2 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो b से कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू मैं इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास ये देखिए सब्ट्रैक्ट
3 एंड 2। देखो इक्वेशन 3 मैंने लिख दी, ये देख सकते हैं कि मेरे पास इक्वेशन 3 है, 10a माइनस 4b इज इक्वल टू -72, वही इक्वेशन लिखी। फिर देखो a माइनस 4b माइनस 36 लिखा, a माइनस 4b माइनस 36, साइन को नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, 10 में से एक a चला गया तो 9, माइनस 4b प्लस 4b से कैंसिल, और सॉरी वो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा था। ये देखिए मैंने दोबारा बता दूं कि ये देखो मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी, ये देखें इन दोनों को मैंने जो सब्ट्रैक्ट कराना है 3 और 2 को, तो ये देखें मेरे पास इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 मैंने ऐसे लिख दी, और नीचे देखो इक्वेशन 2 है, वो इक्वेशन 2 लिख दी। नीचे वाले की देखो साइन मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, 10 में से एक या 9, माइनस 4b प्लस 4b कैंसल, 72 में से 36 गए तो 36 पीछे बचेगा, माइनस 72 बड़ा है तो साथ साइन माइनस का आएगा, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 9 का टेबल 4 टाइम जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4, पुट इन 2, अब 2 में हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये हमारे पास है जी a माइनस 4b माइनस 36, तो a की वैल्यू देखो -4 पुट किया, -4b और 36 इधर, इस -4b को इधर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 36 में से 4 गए 32 बचेगा, ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 का टेबल 8 टाइम, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या थी, a और b थी, तो a की वैल्यू देखो हम फाइंड कर चुके हैं -4, तो देखो a की वैल्यू ये देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आई है -4, तो इसलिए a की जगह -4, और जो b है 8, तो b की जगह 8। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 1 और 4 2, तो फ्रैक्शन हमारे पास -1/2 है, जो कि हमने स्टार्ट में लेट की थी कि फ्रैक्शन a और b, तो इसलिए a की जगह हमने a की वैल्यू b की जगह b की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था जी हो गया कंप्लीट। 4 भी आगे, अभी क्वेश्चन 5 में कह रहा है, अ वॉशिंग मशीन इज प्राइस्ड एट $540। मैन कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसकी प्राइस जो है ना $540 है। एक बंदा कह रहा है, अ मैन बायज द वॉशिंग मशीन, कि एक बंदा वॉशिंग मशीन खरीदता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स, कि ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई। अ डाउन पेमेंट 15%, कि भाई पहली उसको ये बात बताएगी कि आप अगर इसको हायर परचेज पे यानी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हो तो पहले 15% तो आपको 540 का 15% आपको पहले देना पड़ेगा, एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 years, कि भाई आप 15% अगर दे देते हो इस 540 का, तो जो रिमेनिंग बचेगी वो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देनी है, और आपको टाइम मिलेगा 2 years, मतलब 24 मंथ्स आपको मिलेंगे, एट अ सिंपल इंटरेस्ट 10.67 पर एनम, के सालाना आपको 10.67% आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हमने जो कैलकुलेट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर द वॉशिंग मशीन, के जो बंदा वॉशिंग मशीन के लिए टोटल पैसे इंस्टॉलमेंट पे अगर लेते हैं तो कितने पेमेंट उसको देनी पड़ेगी। तो अभी देखें हमारे पास जो मार्क प्राइस थी 540 थी, डाउन पेमेंट 15% है, ठीक है, डाउन पेमेंट 15% है, तो 15% ऑफ जो मार्क प्राइस है उसका 15 है। अब परसेंटेज का, जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 540, इसी तरह ये वाला जीरो देखो इस जीरो से कट गया, फिर 5 के टेबल से कटे कोई, 5 का टेबल 2 टाइम, 5 का टेबल 3 टाइम, तो ऊपर बचा 3 नीचे बचा 2, 2 का टेबल 54 पे 27 टाइम जाता है, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 81, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये, अगर आप ये करें 15 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर अगर आप यूज करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 540 डिवाइड बाय 100 करें, तब भी आपके पास 81 आ जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना होगा, यानी जिस पर उसको टैक्स पड़ेगा वो कितना होगा, 540 में से 81 तो उसने पहले दे दिए, तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा 459, यानी ये पैसे वो हैं जो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर होगी, क्योंकि इस पर टैक्स लगने वाला है, क्योंकि वो खुद कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इंस्टॉलमेंट, एंड रिमेनिंग अमाउंट पे इतना पैसा लगेगा, तो इसलिए प्रिंसिपल ये वाला नहीं होगा, यानी कि ये 540 है ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये बनेगा जिस पर उसने क्या करने जो शॉप वाला जितने पैसों पर टैक्स लगाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.67 है, तो हमने फार्मूला लगा देना है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। देखो पी की वैल्यू 459, आर की वैल्यू 10.67, टाइम जो है वो 2 years है और नीचे 100। अब 459 मल्टीप्लाई बाई 10.67 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 97.9506 आ जाएगा, ठीक है, ये आई आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है यानी वो कितना था 459 जो पैसे हैं उस वॉशिंग मशीन के, ये तो वो हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट भी तो उसने देना है ना, तो उसने क्या किया जी, ये पी की वैल्यू आ गई प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट आ गया,
यानी कि जो पैसे डाउन पेमेंट के बाद बचे थे वो वाले पैसे भी उसने दुकान यानी कि शॉप वाले को देने, और जो 10.67 के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना है ये भी देने। इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो 556.9506 जो है ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है जो उसने पे करनी है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ना दूसरा हमारे पास टोटल जो मंथली की शक्ल में देनी है उसने, ठीक है ना। अब हमने ये मंथली यानी कि ये मंथली उसने देना है। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अब देखो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर निकालनी है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 होगा, क्योंकि 2 ईयर्स हैं इसलिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि उसको पता चले कि कितने महीने उसने देनी है। तो 24 मंथ उसने इंस्टॉलमेंट देनी, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24 हो जाएंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये टोटल वो अमाउंट है जो उसकी बच गई है, जो अभी उसने पे करनी है। ये तो प्रिंसिपल था, ये उसने क्या लगा जी, इंटरेस्ट रेट लगा। ये टोटल अमाउंट है जो शॉप वाले को उसने पे करनी है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, टोटल जो पैसे उसने देने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये हमारे पास 23.2063 जो डॉलर, जिसको हम 23 ये देखो ये क्या है, जीरो है ना, जीरो के बाद 6 है, इसलिए इसको क्या बना देंगे 1 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिख दी। ये हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट उसने कहा था निकालो, जो पार्ट 1 है उसका आंसर आ गया। टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब देखो ना जो टोटल उसने पैसे पे करने हैं वो क्या करने हैं। जो डाउन पेमेंट है वो पहले दे चुका $81 उसने दे दिए, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उसने पे करनी है, ये वो वैल्यू, ये वो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उसने पे करनी थी। इसमें दोनों शामिल है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। तो ये इसमें ऐड करेंगे तो 637.95, जिसे हम लिख लेंगे 637.95 लिख दें, इसको दे देंगे। हालांकि जो मार्क प्राइस थी 540 वाली वॉशिंग मशीन, जो वो कैश पे अगर वो लेता है इतने में मिलती, लेकिन उसको 637.95 में 5 जो है डॉलर में उसको पड़ेगी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो फाइनल आंसर हमने ये लिखने, टोटल अमाउंट man has to pay 637.95 and the number of installment that is monthly installment 23.25। तो हमने मंथली इंस्टॉलमेंट ही निकालनी थी एक। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ये एलिमिनेशन मेथड से करना है। 7x + 2y = 10, 5x + 2y = 6, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको हमने देखो जी लिख दिया, किधर गया, बल्कि इधर नीचे थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने नीचे कर दिया। ये देखो, ये पहली जो इक्वेशन है ये देख सकते हैं, 7x + 2y = 10, तो ये देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। दूसरी इक्वेशन क्या, 5x + 2y = 6, ये इक्वेशन 2 लिख दिया। फिर आपने लिख देना है सब्ट्रैक्ट 1 और 2, दोनों को क्या लिखना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करानी है। तो प्लस वाले है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस। 7x में से 5x गया 2, प्लस 2y माइनस 2y से कैंसिल हो गया। इसमें देखो सब्ट्रैक्शन इसलिए कराई है, उसकी वजह यह है कि दोनों टर्म सेम थी और साइन भी सेम थे। जब भी टर्म सेम हो और साइन सेम हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन कराई जाती है। तो 10 में से 6 को आपने सब्ट्रैक्ट कराना है, तो पीछे 4 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 2 ज़र 4, तो ये x की वैल्यू 2, पुट इन 1, इस 1 में पुट कर दो। ये देखिए आपके पास 7 है, 7 लिख दिया। आगे x है, x की वैल्यू 2 है, 2 7 ज़र 14 हो गया, 2y, ये 14 उधर जाकर माइनस, तो क्या आ जाएगा 2y = -4, तो y = जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके देख सकते हैं कि डिवाइड हो गया, तो 2 ज़र 4 तो -2, ये दो वैल्यू आ गई हैं। अच्छा, इसमें ना एक और काम आप ये कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये देखिए मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसे। आप कोई भी इक्वेशन ले लें, जैसे मेरे पास क्या है जी, 7x + 2y = 10 है। अब इसको ना आपने टेस्ट कैसे करना है कि x की वैल्यू इधर पुट कर दो, x की वैल्यू 2 है पुट कर दो, और y की वैल्यू जो -2 है वो भी पुट कर दो, = 10। 7 2 ज़र 14 प्लस माइनस -2 2 ज़र 4 = 10। तो 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया तो 10 = 10, ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है जो आपने आंसर किया वो ठीक है। ये आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है, या आप यूँ समझिए कि इसको आपने टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो था जी, सब्जेक्टिव पार्ट भी हो गया, और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑलरेडी जो है मेरा जो दूसरा चैनल है सर यासिर इकबाल, उस पर अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं।